नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर महराजगंज से सामने आ रही है, जहां महराजगंज पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को करेंगे सम्मानित। प्रमाण पत्र का करेंगे लाभार्थियों को वितरण। राज्यपाल के साथ जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के बाद सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के लिए होंगी रवाना। ये बड़ी खबर आपको बताएं, तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां महराजगंज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंच चुकी है। राज्यपाल के कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जहां राज्यपाल कई योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित करेंगी। कार्यक्रम के बाद सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगी राज्यपाल। महराजगंज पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता ब्रजेश गुप्ता से। ब्रजेश, जिस तरह की खबरें सामने है, ये राज्यपाल महराजगंज पहुंच गई है और विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित करने वाली है। अभी क्या कुछ कार्यक्रम में वो शामिल हुई हैं? जी बिल्कुल प्रिया, आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थोड़ी देर पहले ही जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो है प्रमाण पत्र वितरित की हैं। उसके बाद जो कुपोषित बच्चे थे उनको जो है किट प्रदान की हैं। जो मुसहर समाज के लोग थे उनको जो है भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र के प्रदान की हैं। तो उसको लेके कहीं न कहीं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, मुसहर समाज है, वो काफी खुश है। हालांकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है महाराजगंज में दूसरी बार आई हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद है। अभी भी जो है मंच से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको संबोधित कर रही हैं। जी प्रिया। जी, आगे क्या कुछ कार्यक्रम राज्यपाल का रहने वाला है, वो कहाँ कार्यक्रम में शिरकत करने वाली है? जी बिल्कुल प्रिया, आपको बता दें कि आनंदीबेन पटेल अब से थोड़ी ही देर में जो है अधिकारियों के साथ जो है बैठक करेंगी। बैठक में जो है वो तमाम विषयों पे चर्चा कर सकती हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ से निकलेंगी 12:20 पे। वो सीधे जो है सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय जाएंगी, जहाँ उनका कार्यक्रम होना है। जी धन्यवाद ब्रजेश, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर शामली से सामने आ रही है, जहां शामली में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 गौ तस्कर मुठभेड़ में घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर हुए गिरफ्तार। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्कर घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं 3 गौ तस्करों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। शामली से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गौ तस्करों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। अब गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जहां दो गौ तस्करों को पुलिस की मुठभेड़ में घायल कर दिया है। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। 2 को घायल कर और 1 को दबोच कर पकड़ लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। शामली से खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 गौ तस्करों को गोली लगी है, वो घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ पुलिस ने 3 गौ तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से गौ तस्कर पुलिस के सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने घायल कर गिरफ्तार किया है। ये देखिए, 14 तारीख को होली के दिन पुलिस को सूचना मिली थी कि संदीप लहुआ दाऊदपुर के रहने वाले हैं। इनके गन्ने के खेत में जो है कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, बदमाशों द्वारा प्रतिबंधित गोवंश जो है काट दिए गए थे। जिसमें 3 से 4 की संख्या थी। उस दिन प्रकाश में आए थे। ये वही बदमाश थे जो आज फिर जो है किसी घटना को अंजाम देने के लिए जो है आए हुए थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर से 3 टीमें तथा एसओजी टीम भी लगाई गई थी। आज उसी के क्रम में ये लोग फिर किसी घटना को अंजाम देने वाले थे, तो उसी समय इनकी मुठभेड़ हो गई। पुलिस से गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इन लोगों ने फायरिंग किया, जिस पर आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी गोली चलाई गई। इसमें 2 बदमाश घायल हो गए हैं, 1 पकड़ लिया गया है। इसमें नाम है, देखिए, जो घायल हुआ है जावेद सनाफ इस्लाम, ये मुंडेट खादर का रहने वाला है। और दूसरा इकबाल सनाफ रशीद, ये वसी चुधियारी तथा रईस मुमताज, ये भी वसी चुधियारी का रहने वाला है। ये लोग आज आए थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, किसी घटना को अंजाम देने वाले थे। किसी की जो है मुठभेड़ हुई, गिरफ्तार की गई।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर लखनऊ में सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज हेमवती नंदन बहुगुणा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ ही वरिष्ठ राजनेता भी थे। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्हें कई दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर मिला था। प्रयागराज उनकी कर्मस्थली होने के साथ ही देश के स्वतंत्रता आंदोलन की मशाल को बड़ी प्रखरता से आगे बढ़ाने के उनके संघर्ष स्थल के रूप में भी जाना जाता है। उनकी यादें आज भी सामाजिक जीवन से जुड़े पहलुओं को एक अलग दिशा दे रही हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर स्वर्गीय बहुगुणा जी के स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ देश के एक वरिष्ठ राजनेता थे, जिन्होंने संघर्षों से अपना मार्ग प्रशस्त किया था। अपने राजनीतिक लंबे कैरियर के दौरान सार्वजनिक जीवन की शुचिता और पारदर्शिता के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए उन्होंने जो संकल्प और जो कार्य योजना 1973 से 1975 के बीच में तय की थी, वो आज भी हम सब के लिए एक मार्गदर्शिका है। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को प्राप्त हुआ था। प्रयागराज उनकी कर्म साधना की स्थली के साथ साथ देश की स्वाधीनता आंदोलन के लौ को प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने के लिए उनकी संघर्ष स्थली के रूप में भी जानी जाती है। 17 मार्च 1989 को अपने नश्वर देह को विसर्जित करते हुए वे हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी स्मृतियां आज भी समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को एक नई दिशा प्रदान कर रही है। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की स्मृति को नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के नए जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। पीडीओ को साधते चित्रकूट में महेंद्र कोटारी को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। जिलाध्यक्ष की दौड़ में 37 लोगों ने अपने अपने आवेदन किए थे। बीजेपी ने महेंद्र कोटारी को जिलाध्यक्ष बनाकर दलित वर्ग को साधने की कोशिश की है। मुख्यालय के वृंदावन गार्डन में आयोजित बीजेपी की वार्षिक बैठक में चुनाव पर्यवेक्षक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री अजित पाल, चुनावी
चुनाव अधिकारी कौशलेंद्र की मौजूदगी में चुनाव अधिकारी कौशलेंद्र ने चित्रकूट से बीजेपी के नए जिला अध्यक्ष महेंद्र कोटारी के नाम का ऐलान किया। उन्होंने मुझे इस लायक समझा है, चित्रकूट की बात जोड़ दी है। मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। मैं पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रमों को धरातल तक लेकर बूथ बूथ तक पहुंचाऊंगा। ये मैं खबर यूपी के बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने बीजेपी जिलाध्यक्ष के नाम पर संजय मिश्रा के नाम की घोषणा की। संजय मिश्रा को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी जोश खरोश के साथ उनका स्वागत किया। नए जिलाध्यक्ष संजय ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो उनके ऊपर विश्वास किया है, उस पर वो खरा उतरेंगे। इस कार्यक्रम को हम संपन्न कराएंगे। संगठन महापर्व के निमित्त आपको मालूम होगा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं कमेटियों की घोषणा के बाद मंडल अध्यक्षों की मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं और अध्यक्षों की घोषणा के बाद आज पूरे प्रदेश में और बलिया जिले में भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई है। आप सबको जानकारी में आई चुका है। श्री संजय मिश्रा जी को कार्यकर्ताओं ने और चुनाव अधिकारी ने मिलकर के चुनाव में उनको विजयी मानते हुए संजय मिश्रा जी को जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई है। जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी जनपद बलिया के असंख्य कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है और पार्टी की जो मान्यता है उसके अनुरूप मैं काम करूंगा। कन्नौज के अगोनी में स्थित जिला जेल में जेल अधीक्षक की कोशिशों से बंदियों को शिक्षित करने की मुहिम शुरू की गई थी, जिसके तहत जेल अधीक्षक एमए खान ने पढ़ाई में दिलचस्पी रखने वाले 59 बंदियों को चिन्हित किया, जिसमें से 4 महिला बंदी भी शामिल हैं। 7 महीने पहले इन बंदियों को जेल में ही पढ़ाने का कार्य शुरू हुआ था। उसके बाद से लगातार रोजाना करीब 3 घंटे कैदियों को पढ़ाया जाने लगा। वहीं अब कैदियों को परीक्षा दिलाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए बाकायदा जेल में पढ़ने वाले कैदियों का टेस्ट लेकर उनकी कैटेगरी चिन्हित भी की गई। जिसके चलते 3 कैटेगरी के इन कैदी स्टूडेंट की अब 24 मार्च से कक्षा 5 की लगभग 7 महीने पहले हमने जेल में साक्षरता और शिक्षा का एक अभियान शुरू किया था। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि एडमिशन के टाइम पे बंदी को देखते हैं, तो ऐसे बंदी जो इलिटरेट या सेमी लिटरेट होते हैं उनका तुरंत हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, जो हमारे यहाँ साक्षरता कक्षाएं चल रही हैं, और फिर उसके बाद उनको पढ़ाया जाता है। वो साक्षरता कक्षाएं हर बैरक के कंपाउंड में दोपहर के टाइम लगभग 12 साढ़े 12 बजे शुरू होती हैं और लगभग 3 बजे तक चलती हैं। तो उसमें उनको पढ़ाया जाता है। फिर कुछ दिन के बाद हम ये देखते हैं कि कौन कितना पढ़ गया। कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग मीडियम रहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल पीछे रहते हैं। तो उनको हम उनके प्रोग्रेस के आधार पर लेवल में बांट दिया जाता है, कैटेगराइज कर देते हैं। फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फिर उसके बाद हम अलग अलग लेवल की कक्षाएं लगा के उनको पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आज इसी तरह के तीनों लेवल के बंदियों की परीक्षाएं हुई। उसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के कुल 59 बंदियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 4 महिला बंदी भी शामिल है। और इन 7 महीनों में बंदियों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीखा है। बंदी बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। पढ़ना लिखना सीखने के बाद उनके चेहरे पे एक आत्मविश्वास और एक आत्मसम्मान की भावना स्पष्ट रूप से झलकती हुई दिखाई दे रही है। नहीं साहब, कोई पढ़े नहीं। माँ बाप मेरे साहब गरीब थे, कानो पैसा ऐसा उनके पास था नहीं, और खेती बाड़ी है नहीं। गरीब आदमी साहब मजदूरी से अपना जीवन काटते हैं। जेल में आ गई साहब बड़े शिक्षा साहब ने कानो बहुत कोशिश की, तो जबरदस्ती में हम लोगों को पढ़ाया कि पढ़े नहीं बहुत, तो हमने साहब बहुत बढ़िया, तो हमने जो है नाम लिखाया, पढ़ने लगे। साहब ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं।
हम लोग बहुत शिक्षित हो गए। पहले कुछ नहीं साहब, अमता साहब शब्द थे, अब नाम लिखने लगे हम। जी साहब, अधीक्षक साहब से हम कहना ये कहेंगे जाके घर के साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। हमारे अध्यक्ष जी जब फतेहपुर में थे तो हम लोगों को इनवाइट किए थे कि वहाँ जो निरक्षर है उन लोगों को सिखाएं। तो अभी भी वहाँ पर भी क्लासेस चल रहे हैं। तो जैसे उनका ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ तो हम लोगों को यहाँ पर भी बुलाए थे कि यहाँ भी जो अनपढ़ लोग हैं उन लोगों को सिखाएं। तो हम लोग इसी प्रकार में डिस्ट्रिक्ट जेल आगरा में भी क्लासेस चलते हैं, तीनों जेल में। तो इन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको 3 लेवल में बांट देते हैं। जो बिल्कुल अक्षर नहीं जानते हैं और थोड़ा बहुत अक्षर जानते हैं लेकिन मात्राएं नहीं आता है, तो फिर थोड़ा बहुत मात्राएं भी सीख ली है। तो इस प्रकार में 3 ग्रुप में बांटकर उनके लिए अलग अलग लेवल में किताबें तैयार की है, तो उनको पढ़ाया जाता है। तो बहुत मन लगाकर जब पढ़ते हैं तो जो उम्र 50-60 साल के हैं वो भी सीखने लगते हैं। तो ज़्यादातर मेन समस्या है जो निराश रहते हैं, क्योंकि जब उदास रहते हैं तो फिर पढ़ने का मन नहीं लगता। तो लेकिन जब जिंदगी का एक मकसद मिल जाता है तो उदासी भी दूर हो जाती है और इन लोग कुछ ही समय में पढ़ना लिखना सीख लेते हैं। मऊ के पालिका कम्युनिटी हॉल में बीजेपी के चुनाव अधिकारी ने रामाश्रय मौर्य को जिलाध्यक्ष की घोषणा की, जिसके बाद जिले भर में तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि रामाश्रय मौर्य महामंत्री के पद पर कार्यरत थे, जिसके बाद बीजेपी ने जिला अध्यक्ष उन्हें बनाया है। आज संगठन पर्व के अंतर्गत मऊ जनपद को हमारे नए जिलाध्यक्ष की घोषणा के लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व लोकप्रिय मंत्री आदरणीय आनंद सिंह शुक्ला जी और जिले के चुनाव अधिकारी श्री राम कृष्ण पांडेय जी का मऊ में आगमन हुआ था और उसी के निमित्त आपके द्वारा नए जिलाध्यक्ष की घोषणा में श्री रामाश्रय मौर्य जी जो हमारे जिले के महामंत्री थे आज वर्तमान में हमारे जिलाध्यक्ष बन चुके हैं, उन्हीं के स्वागत के लिए हम सब लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान करती है और इसी सम्मान करने के नाते जो हमारे महामंत्री पिछले 35 सालों से संगठन को समय दिए थे, पार्टी ने उनके पर विचार करके उनको जिलाध्यक्ष बनाया है। एकदम जिलाध्यक्ष सपोर्ट नहीं करा, पूरी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना है। पार्टी ने कुछ और सोचा होगा, इसीलिए हमारे रामाश्रय मौर्य जिला महामंत्री बनकर के आए हैं और महिलाओं का स्कोप हमेशा था और माननीय मोदी जी योगी जी नेतृत्व में हमेशा रहेगा। चुनाव 63 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का नामांकन किया था। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने अध्ययन किया, मंथन किया, क्षेत्र प्रदेश से भी राय मशुरा किया और उसमें सब लोग प्रिपेयर थे कि जिसका भी होगा भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होगा, हम सबको माला पहनाएंगे। ये जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व में, प्रदेश नेतृत्व में और क्षेत्र नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका हम पालन करेंगे। सबका सहयोग लेकर के, वरिष्ठ लोगों का सहयोग लेकर, सुनील कुमार गुप्ता जी क्षेत्रीय महामंत्री है, आपकी सानिध्य में हम लोग काम किया है, आपने हमको आगे बढ़ाया है। आपका अनुभव लेकर के, सभी लोगों का अनुभव लेकर के पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें चारों सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में ले जाने के लिए पूरा उन्नाव के कासिम नगर में हुए एक विवादास्पद घटनाक्रम के बाद एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव सलमान मलिक मृतक शरीफ के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। जानकारी के अनुसार शरीफ के परिजनों का आरोप है कि रंग लगाने के विरोध में उनके साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में दावा किया है कि शरीफ की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रही है कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन अगर आप इनके फोटोग्राफ्स वगैरह, वीडियोज वगैरह आप देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि इन पे रंग लगा हुआ है। इनको एक तरह से दहशत में लाया गया और उसी दहशत में इनकी मौत हुई है। लेकिन पुलिस और सरकार छुपा रही है, क्योंकि सरकार को यही काम दिखाना है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। उनको यही दिखाना है कि हमारी तरफ से पूरी होली में कहीं भी कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांति से हुआ, लेकिन कहीं कोई शांति नहीं है। एक तरह का दहशत बना हुआ और दहशत का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया और नतीजा ये हुआ कि होली एक दिन पहले ख़त्म हो गई थी। होली परसों था, ख़त्म होने के बाद भी कल सुबह में जब 11 बजे के करीब निकले, जिनकी कल डेथ हो गई है और अपने कारोबार के लिए निकले, किसी काम के लिए निकले, उनको दौड़ा के एक ही परिवार के, शायद 2 परिवार के 4-5 लोगों ने मिल के मारा भी और उसी में उन्होंने दम तोड़ा। और दम तोड़ा, जिनके हाथों में दम तोड़ा,
जो उनके पास में थे वो हमारे सामने खड़े हुए। और कल इन्होंने अपनी बाइट भी दी, उन्होंने बताया कि मेरे सामने सब कुछ हुआ, कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन सरकार और प्रशासन सारी बातों को छुपा रही है। क्यों? क्योंकि इनकी सरकार है, इनके एमएलए हैं, इनके यहाँ के चेयरमैन हैं, इनके पार्षद हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। महिला पीड़ित है, इनके घर का कोई पुरसा हाल नहीं है। 5 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं, एक परिवार में एक ही लोग कमाने वाले थे, वो भी बाहर कमाते थे, आते थे कभी कभार 2-3 महीने के लिए घर में रहते थे। एक नाम की कमाई थी, कोई अच्छी कमाई भी नहीं थी, जिससे परिवार बड़ी मुश्किल से चल रहा था। मांगे यही है कि सबसे पहले तो इंसाफ हो,